जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू होने वाला है और इस सत्र से पहले आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई है। आज होने वाली इस बैठक का मकसद विधानसभा सत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना और आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाना है। एनसी ने इस बैठक में कांग्रेस को भी आमंत्रित किया है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले श्रीनगर में कांग्रेस भी एक बैठक करने जा रही है जो थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। आपको बता दें, इसी के साथ माना जा रहा है कि कांग्रेस की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि कांग्रेस के नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस की शाम 6:30 बजे होने वाली बैठक में जाएंगे या नहीं। गठबंधन में दिख रहा है किस तरीके से दरारें पड़ी हुई है, क्योंकि जो राज्यसभा चुनाव होने थे तो सेफ सीट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने साफ मनाही कर दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें सेफ सीट नहीं दी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था, खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर नगरोटा पे कोई स्ट्रांग कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से उतार दिया जाता है तो हम वो सीट में सहयोग करने के लिए तैयार है। उसके बाद कांग्रेस ने यहां भी मना कर दिया। तो लगातार जिस तरीके से बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने आ रहे हैं एनसी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने मतभेद चल रहे हैं। और अब 6:30 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक होगी। उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस बैठक कर रही है और उस बैठक में चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक होनी है उसमें जाना है या नहीं जाना। और अगर कांग्रेस ये फैसला करती है कि बैठक में नहीं जाना तो ये तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिरकार 2 सीटें जिन पर उपचुनाव होने थे, बड़गांव और नगरोटा, ये मुद्दा है या राज्यसभा की सीट का मुद्दा है। असेंबली सेशन स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं वो भी 24 तारीख को है। लेकिन आपको बताते चले सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने शाम 6:30 तमाम लेजिस्लेचर्स की मीटिंग बुलाई है। साथ ही साथ कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के सीनियर लीडर सलमान सागर जुड़े हुए हैं। मजीद बात करते हैं। सलमान साहब, क्या लग रहा है, कांग्रेस ने भी 4:30 अभी एक मीटिंग बुलाई है और डेलिब्रेशन होगी कि 6:30 जो आप लोगों ने न्योता दिया है, क्या उसमें कांग्रेस आएगा नहीं आएगा, किस तरह से बातें बन रही हैं? नहीं, हमें पूरा यकीन है कांग्रेस भी आएगी। उनको इनविटेशन किया हुआ है, कांग्रेस भी आएगी। और वो हमारे खाली स्टेट लेवल के अलाइज नहीं है, वो हमारे नेशनल अलाइज हैं। वो इंडिया ब्लॉक अलायंस है हमारा। तो मुझे नहीं लगता है कि छोटी चीज़ों के लिए या इतनी बड़ी बातें हो जाती हैं। तो होपफुली हमारे सारे अलायंस पार्टनर्स हम मिल रहे हैं आज शाम को और स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे असेंबली सेशन के लिए, राज्यसभा इलेक्शंस के लिए बिलखुसूस। उसके बाद जो 5 दिन का सेशन होगा, तो हमें यकीन है कि हम गवर्नमेंट में रह के अपनी बात करेंगे कि हमने कितनी कोशिश की है लोगों के मसले मसाइल उजागर करने की एज एमएलएज, और मिनिस्टर साहिबान ने कितनी कोशिश की है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो जाए और पिछले 10 साल का जो बहरान था उस बहरान को दूर करने के लिए उन्हें क्या इकदाम लिए हुए हैं। कल तो खैर ऑब्विचुअली ही रहेगी वहां पे, और परसों राज्यसभा के इलेक्शंस है, फिर संडे है। मंडे से जो एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटीज हैं स्टार्ट होंगी। सलमान साहब, आपकी तरफ से पर्टिकुलरली कोई बिल जो इस बार पिछली बार टेबल नहीं हो पाई थी, आपका कोई प्लान, जैसे आप ही की पार्टी से एंटी ड्रग को लेकर आगे बिल आ रही है? देखिए, काफी बिल्स है और प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है बिल्स को पेश करने का। ऑनरेबल स्पीकर अथॉरिटी है उसमें, वो बिजनेस रूल्स को फॉलो करते हैं। उनकी आज भी शायद 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है असेंबली में, जिसमें सीनियर मोस्ट लीडर्स होते हैं, पार्टी हेड्स होते हैं। तो रेजोल्यूशंस को और जो बिल्स होती, प्राइवेट मेंबर बिल्स होती है, वो टेकअप होती है। गवर्नमेंट बिजनेस जो लास्ट वाले दिन होता है, इवन पार्लियामेंट में भी वही प्रोसीजर है। हमारे मेंबर्स ने भी बिल्स लाए हैं, सरकार भी बिल्स लाएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि पब्लिक बेनिफिट की जो बिल्स हैं वो टेकअप होंगी और उसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी एतराज होगा उनको सपोर्ट करने में। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। 4 हमारे राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा और दीगर बिजनेस भी है। असेंबली में गवर्नमेंट से कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे, तो तैयारी तो हर एमएलए करता है अपनी। अपोजिशन खासकर देखा जा रहा है कि काफी जोश में है कि सवाल पूछे जाएंगे। अपोजिशन ही नहीं, सिर्फ अपोजिशन ही नहीं सवाल पूछेगी, वो तो जो लोग सपोर्ट करते हैं सरकार का वो भी पूछेंगे, उनका भी हक बनता है, वो भी पूछेंगे। जहां सरकार ने गलती की होगी तो कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेजरी बेंच भी पूछते हैं कि भाई आपने यहाँ गलत किया है, यहाँ ये काम नहीं हुआ है, तो वो पूछेंगे।
सरोज कपिल हमारी सहयोगी श्रीनगर से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। देखिए, 2024 के बाद ये चौथा सत्र है और कई मुद्दों पर बात होने की संभावना है। तो देखिए कैसा स्टेटहुड का मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में लगातार चलता आ रहा है, 370 की अगर हम बात करें वो मुद्दा है। सरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज, देखिए दो मुद्दे तो हैं, स्टेटहुड और 370, लेकिन रेगुलराइजेशन ऑफ टेम्परेरी ये जो कर्मचारी है ये मुद्दा, क्या अब ये शांति से इस सत्र में बात होगी या हंगामेदार रहेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर जो स्थिति बनी थी, हमने देखा था जो आपदा आई थी, उसको लेकर ये चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि स्टीयरिंग कहीं और मुड़ गया है? सरोज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। तो कह रहा हूं आपसे कि अभी कुछ ऑफ कैमरा हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स से बात हुई, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि वो असेंबली कैसी जहां पे हंगामा ना हो। तो हमने उन्हें कहा कि वो सब तो सही है, लेकिन इस हंगामे कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी जो रियल रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो आप सही तरीके में सामने रख पाएंगे कि नहीं? क्योंकि कई सारे जेन्युइन कंसर्न्स है। देख लीजिए, आप 370 की बात कर रहे हैं, वो तो डन एंड डस्टेड है, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। स्टेटहुड का मुद्दा है, जाहिर सी बात है, स्टेटहुड के मुद्दे को लेके जो पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ की, हालांकि ऑपोजिशन की भी बात कर लीजिए, भाजपा को छोड़ के, जैसे सजाद लोन है या बाकी जो इक्का दुक्का जो इंडिपेंडेंट एमएलएज है, एम ऑब्जेक्टिव यही कि वो स्टेटहुड के नैरेटिव के लिए पुश करेंगे। लेकिन अब सिर्फ स्टेटहुड का नैरेटिव यहाँ पुश ना हो, क्योंकि जेन्युइनली इस वक्त ग्राउंड पे कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना है। जैसे आपने खुद अभी कहा कि रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स 2004 से पेंडिंग है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो इस वक्त बच्चों की है यहाँ पर ओपन मेरिट को लेके, उस पर। लेकिन आपको बताऊं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो हम सुन रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जो इन 7 दिनों में सामने टेबल की जाएंगी। हालांकि अगर हम कल की बात करें, जब सेशन स्टार्ट होगा यहाँ पर असेंबली का, पहला दिन ऑबिचुरी का है, यानी कि जितने भी लोग गुजर गए हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस या तमाम टॉप ऑफिशियल्स हैं, कल भाजपा की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और बाकी जो लेजिस्लेचर्स है उनकी तरफ से खराज अकीदत पेश किया जाएगा, उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा उनको। लेकिन परसों राज्यसभा के इलेक्शंस है, तो आप दूसरा दिन भी काट दीजिए यहाँ पर, जिससे लोग काफी ज्यादा चिंतित है। कहने को 7 दिन का असेंबली सेशन है ये, लेकिन जो एक्चुअल बिजनेस चलेगा वो सिर्फ 4 दिन के लिए चलेगा। उसके बाद वीकेंड है, वीकेंड पे असेंबली काम नहीं करती है, तो मंडे से एक्चुअल बिजनेसेस स्टार्ट होंगे, जिसमें हमें सुनने में आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक इंपॉर्टेंट बिल टेबल कर रहे हैं जो ड्रग फ्री कश्मीर को लेके है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर और चीफ स्पोक्स पर्सन है और एमएलए जड्डीबल तनवीर सादिक, वो उस बिल को सामने रखेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है फयाज मीर, पीडीपी के जो कुपवारा से एमएलए है, वो एक बिल सामने ला रहे हैं। वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो बिल्स आती हैं वो कहीं ना कहीं वेवर ऑफ हो, जो लोग पे नहीं कर पा रहे हैं पूरा, सपोज अगर उनकी 2000 बिल आती है और वो उनका इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो 2000 पे कर पाए, तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी फी है वो वेवर ऑफ होना चाहिए, यानी कि 2000 के बदले उनको एक मिनिमम अमाउंट जो है वो सामने देना पड़े। तो कुल मिला के बात करें, साथ ही साथ जो अभी हमें अपडेट आया वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे बाढ़ के चलते हुए एक आपदा आई, जिसमें एप्पल जो ऑर्किडिस्ट है या एग्रीकल्चरिस्ट है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उस पर सुनने में आ रहा है कि एक रेजोल्यूशन आएगा कि किस तरह से जो एप्पल ट्रेडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट है इनको नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए शायद कहीं ना कहीं एक रेजोल्यूशन सामने लाया जाएगा। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो इस बार उम्मीद यही है जो 4 से 5 दिन के लिए जो सेशन चलेगा उसमें लोगों के जो जेन्युइन इश्यूज है उनको एड्रेस किया जाए, ना कि टाल मटोल करके ऐसे आर्गुमेंट्स किए जाए जो कहीं ना कहीं ना यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को बल्कि यहाँ के लोगों को भी नुकसान देंगे। जी, जाहिर तौर पर सरोज, लोगों को इंतजार रहता है क्योंकि एक ऐसा सत्र है जहां पर लोग चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए वो उठे, और आपने बताया कि हंगामे की बात की, लेकिन इसी में खास ये भी है, अब मीटिंग जो होने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की 6:30 बजे, उससे पहले कांग्रेस मीटिंग कर रही है। खबरें तो ये भी आ रही है कि उस मीटिंग में खास तौर पर इस बात पर चर्चा की जाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो कि इतनी खटास कहां से आ गई? राज्यसभा की सेफ सीट को लेकर या नगरोटा सीट को लेकर या बड़गांव सीट को लेकर कहां पेच फंसा है? क्या वो गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया है?
देखिए, खटास आज की थोड़ी ना है। आप तो जानते हैं कि किस तरह से एक प्री पोल अलायंस में पिछले साल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आया, लेकिन कहीं ना कहीं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूर्ण बहुमत मिला, तब से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें आई। फिर जो बाकी एलिमेंट्स ऐड होते गए, जिसमें आप कह सकते हैं कि राज्यसभा की जो एक सेफ सीट थी वो कांग्रेस को नहीं दी गई। बड़गाम सीट की बात कर लीजिए, हालांकि नगरोटा पे आपने देखा कि वो एक कंसेंशुअली अग्री किया। उस टाइम पे कांग्रेस ने भी कहा कि स्ट्रांग होल्ड जो है ज्यादा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है नगरोटा की सीट पे, क्योंकि पिछले साल भी नगरोटा की सीट पे एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट खेला गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, जहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे उनको करीबन 17,000 वोट आए थे और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको 4,500 वोट आए थे। तो नेशनल कांग्रेस का कहना है कि इसी के कारण हमने नगरोटा में अपना कैंडिडेट फील्ड नहीं किया। लेकिन बातें जो है वो डीप डाउन कहीं ना कहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सही नहीं जा रही है। अभी भाजपा के जो प्रवक्ता है अल्ताफ ठाकुर, उन्होंने भी ये पक्ष सामने रखा और हवाला दिया हिस्ट्री का कि किस तरह से 1965 में कांग्रेस ने ही एनसी के जो शेख अब्दुल्ला थे उस टाइम पे उनको पुश किया था, लेकिन यही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमेशा जिसके साथ भी अलायंस में आता है उनको धोखा देता है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, इस वक्त अभी जो कांग्रेस भवन श्रीनगर है वहां पर जीए मीर एआईसीसी के मेंबर है वो पहुंचे हैं, तारिक हमीद करा जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट जो है वो भी पहुंचे हैं, जो चीफ व्हिप है निजामुद्दीन भट्ट वो भी अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो 4:30 से जब ये मीटिंग स्टार्ट होगी, करीबन 5:30 पौने 6 के करीब ये मीटिंग खत्म होगी। उसके बाद जेकेपीसीसी के जो अध्यक्ष है तारिक हमीद कर्रा, वो एक खाका बना के दिल्ली में जो उनके जो जिन्हें हम हाई कमांड कहते हैं उनसे पूरा फीडबैक लेके ये डिसाइड करेंगे कि जो 6:30 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग बुलाई है क्या उसमें हम हिस्सा बनेंगे या नहीं। और देख लीजिए, हिस्सा बने तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, फिर से एक बार कांग्रेस की तरफ से कॉम्प्रोमाइज देखा जाएगा। लेकिन अगर वो आज इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और एनसी है उनमें जो फ्रैक्शन है, जो दरार है, वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। जी सरोज, ये जो चुनाव चल रहे हैं इनको देखते हुए अगर कांग्रेस एनसी की मीटिंग में पहुंच जाती है तो उसके राजनीतिक मायने क्या आप समझते हैं? देखिए, राजनीतिक मायने में आप देख लीजिए, अभी आपने खुद भी सुना कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है एमएलए हजरत बल सलमान सागर कह रहे हैं कि क्यों नहीं हिस्सा बनेगा कांग्रेस इस मीटिंग का। हम लोग एक लार्जर और ग्रैंड अलायंस में है, ये रीजनल अलायंस नहीं है, ये नेशनल लेवल पे हमने इंडिया अलायंस में इनके साथ अलायंस किया हुआ है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहेगा ऐसा इस वक्त, क्योंकि वो जानते हैं कि अपर एड उनका है। देखिए, कांग्रेस का जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस है वो ऐसा दिख रहा है कि उनको बैक एंड पे रख दिया गया है। एक जूनियर आर्टिस्ट की वो एक इस वक्त किरदार जो है वो कांग्रेस निभा रहा है यहाँ पर इस वक्त। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लेकिन कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करता आया है और जो कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी रही है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि कांग्रेस के जो ये 6 एमएलएज हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, वो भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। जी सरोज, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर फिर से आपसे जानकारी चाहिए होगी। तो खैर देखिए, ये मीटिंग होने वाली और कई मायनों में अहम है, हमारी जानकारी दी सहयोगी ने आपको, और अब थोड़ी ही देर में कांग्रेस की मीटिंग शुरू हो जाएगी और ऐसे में देखना होगा कि क्या नतीजा निकलकर सामने आता है कि वो एनसी की मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने आपको जानकारी भी दी कि हंगामा होने की संभावना है सत्र में, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि आगा रहुल्ला का भी एक मुद्दा है जिस पर खुद ही सरकार गिरती हुई नजर आएगी, उसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं, तो उस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतमनु ने कहा है कि विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी कर ली हैं। श्रीनगर के राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में आपदा प्रबंधन कार्यशाला में भाग लेते हुए शांतमनु ने कहा कि विभाग 11वीं की परीक्षाएं जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड की निगरानी में न कराने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। राज्यसभा पुल्स की तैयारी जो है वो जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है, जो इलेक्शन की अथॉरिटी, वो कर रही है अपनी तरफ से। असेंबली जो कल से है उसमें असेंबली सेक्रेटेरिएट और लॉ डिपार्टमेंट, हमारा असेंबली डिपार्टमेंट वो कर रहा है। हमारे सेक्रेटेरिएट में जितने डिपार्टमेंट्स के हम लोग हैं, हम लोगों ने सवाल के जो भी आए हैं उसके जवाब वगैरह तैयार करके भेज दिया है। तो पूरी तैयारी हम सबकी तरफ से है। देखिए, ऐसा है कि वो उनका सजेशन था और उस पर हम लोगों ने काफ़ी विचार किया। इस बार चूँकि ऑलरेडी पूरी तैयारी हो चुकी थी,
इसलिए इस बार ये एग्ज़ाम हो रहा है। अगली बार जब भी एग्ज़ाम होगा उसके पहले या इस एग्ज़ाम के बाद ही उस पर विचार किया जाएगा कि क्या ज़रूरी है नहीं है, क्योंकि बहुत कम स्टेट्स में 11th के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जो हमारा रिजल्ट हमने देखा है जो 11th का है, उससे ये लगता है कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर पढ़ाई 12th में जाके करते हैं। उसी को इसीलिए यहाँ पर 11th के एग्ज़ाम होना शुरू किया गया था कि चलो किस बहाने कम से कम बच्चे बीच में थोड़ा पढ़ाई करेंगे। बट इस पर हम लोग अलग से विचार करेंगे। लेकिन इस बार चूँकि ऑलरेडी पूरी तैयारी हो गई थी, डेट्स वगैरह भी ऑलमोस्ट डिसाइडेड थे, इसलिए वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। राजौरी के राजल गांव में स्थानीय लोगों ने अजगर सांप को बचाया। विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित निकाला। बडगाम, बांडीपोरा और इचगाम में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आगा राहुला के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। आगा पर दिए गए बयान और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में लद्दाख को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में लद्दाख के मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें स्टेटहुड, छठी अनुसूची के साथ साथ 24 सितंबर को हुई हिंसा के बारे में बात की गई है। मीटिंग के बाद लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने कहा, मीटिंग में सभी मुद्दों पर सकारात्मक बात हुई है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड से लेकर छठी अनुसूची के मुद्दे पर बात हुई, साथ ही लद्दाख हिंसा को लेकर भी चर्चा की गई। इस मीटिंग में केडी और एपेक्स बॉडी की तरफ से कई बातें रखी गई है। मीटिंग में सोनम वांगचुक पर लगे एनएसए को हटाने की मांग भी की गई है। साथ ही हिंसा के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों का भी रिहा करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, हिंसा में जिन 4 लोगों की जान गई थी, उनके परिजनों के लिए भी उचित मुआवजा मांगा गया। सांसद हनीफा जान ने उम्मीद जताई है कि जल्द लद्दाख की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लद्दाख हिंसा पर मीटिंग हुई, कई बार कोशिश की गई थी बात करने की गृह मंत्रालय की तरफ से, लेकिन बात टाल दी जाती थी। एपेक्स बॉडी के सदस्य और केडी के सदस्य पहुंचते नहीं थे, लेकिन आखिरकार आज ये मीटिंग होनी थी और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें लद्दाख की कुछ अहम मांगे, स्थानीय लोगों को तवज्जो देना, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में छठी अनुसूची में डालना, स्टेटहुड का दर्जा और इसी के साथ 2 लोकसभा सीटें, साथ ही पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग। जो इस 24 सितंबर को हालात लद्दाख में हुए थे, जो गाड़ियों के शीशे टूटे थे, लोगों में वो जो हिंसा का माहौल था, आरोप था इस पूरे मामले में सोनम वांगचुक पर कि उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया है। उसके बाद ये मामला गरमाया है और बीजेपी कार्यालय तक गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, आग लगाई गई, जिसके बाद पुरजोर विरोध हुआ और 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई थी और यह मामला गंभीर हो गया था और उसके बाद हिरासत में ले लिया गया था पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को, जो जोधपुर उन्हें भेज दिया गया था। तो ऐसे में एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई की गई। अब केडी और एपेक्स बॉडी के सदस्यों का मानना है, उन्होंने मांग की है कि एनएसए सोनम वांगचुक के ऊपर से हटा दिया जाए और तमाम मांगे भी की है। खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, क्या लगता है कि ये मांगे बात रखी गई? हमने अपने दर्शकों को बताया कि लगभग सारे मुद्दों पर बात की गई है, अब इन्हें कितनी जल्दी मान लिया जाएगा? केंद्र सरकार की तरफ से जवाब क्या है? देखिए, अभी जो आउटपुट निकल कर आया है वो सीधे तौर पर ये जो मीटिंग हुई है, आगे 1-2 हफ्तों में और कई मीटिंग्स होनी है और ये भी खबर है कि अभी एक सब कमेटी की और मीटिंग होगी और उसके बाद फिर हाई पावर कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें स्टेटहुड या फिर 6 शेड्यूल, तमाम चीज़ों को लेकर जो तमाम मांगे हैं, चाहे फिर वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू हो या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू हो, सभी मांगों पर आगे चर्चा होगी। खासतौर से आज की मीटिंग में यह खास रहा कि सोनम वांगचुक का मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था, तो इस पहलू से भी ये मीटिंग काफ़ी इसलिए अहम हो गई थी क्योंकि सरकार को 29 तारीख को जो तमाम चीज़ें हैं, खासतौर से जो उनके खिलाफ जो बैकग्राउंड बनाया गया है कि किस वजह से उन पर एनएसए लगाया गया, उस तमाम चीज़ों को लेकर अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बातचीत होनी है, तमाम दलीलें रखी जानी हैं और उसको चैलेंज किया गया है। अभी खबर ये आई है कि सोनम वांगचुक ने अपना रिप्रेजेंटेशन भी एडवाइजरी कमेटी को दे दिया है। तो अब इस पूरे मामले पर सरकार का क्या रुख रहने वाला है, ये एक अहम पहलू है क्योंकि मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि सोनम वांगचुक और उसके अलावा जो तमाम डिटेनी हैं, क्योंकि 25 से 30 लोग और लोग अभी हिरासत में हैं, तो उन सभी को छोड़ दिया जाए। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है और अगर देखें तो एक तरीके से ये बातचीत जो है पटरी पर लौट रही है
अब सरकार का रुख क्या होगा, ये एक अहम बात है। हालांकि सोनम वांगचुक का मुद्दा जब उठाया गया, डिटेनीज का मुद्दा उठाया गया, तो ये कहा गया कि ये तमाम बातें हम जो अपर अथॉरिटी है उन तक हम पहुंचा देंगे। कोई आश्वासन फिलहाल इस पूरे मामले में नहीं दिया गया है, लेकिन आगे कई मीटिंगों को लेकर सभी लोग जो है सकारात्मक थे, सभी खुश थे। खासतौर से एमपी जो हनीफा जान है, सजाद करगली है, इन्होंने न्यूज 18 से बात की और कहा कि वो मुतमईन है और आगे जो बात होगी वो काफी बेहतर होने की उम्मीद है। उसके कुछ नतीजे जो है निकलकर सामने आएंगे। खुर्रम, देखिए सांसद हनीफा जान की तरफ से लगभग सारे मुद्दे उठाए गए। एक आपकी तरफ से भी अगर दर्शकों को बता दिया जाए जिन मुद्दों पर तवज्जो ज्यादा रखा गया था वो कौन कौन से थे? क्या सबसे पहले सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर बात की गई थी या फिर लद्दाख के बारे में बात की गई थी? और अगर समय लगता है, क्योंकि पहले ही बयान सबके सामने आ गए थे कि सकारात्मक रहने वाला है, उसी तरीके से नतीजा निकलकर सामने आया कि सारी बातें हमने की। आप क्या कहते हैं खुर्रम? देखिए, अगर देखें इस पूरे मामले को तो लद्दाख की जो मांगे हैं, सोनम वांगचुक जिसके लिए तमाम जो अनशन करते रहे, वो 6 शेड्यूल का इशू है और 6 शेड्यूल के इशू को लेकर कई तरह की बातें हो चुकी हैं। हालांकि इससे पहले भी जब बातचीत हुई थी उसमें भी 6 शेड्यूल का इशू आया था जब बातचीत फेल हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से हाई पावर कमेटी बनाई गई और उसमें जो है इन तमाम बातों को मान लिया गया कि 6 शेड्यूल पर भी बात होगी, स्टेटहुड पर बात होगी। ये नहीं कह सकते कि किस इशू को जो है पहले उठाया गया, तमाम ही मांगे जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर देखें तो जहां सोनम वांगचुक और डिटेनीज का मसला जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि लद्दाख के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो लोग जिनकी मौत हुई है उनको कंपनसेशन देने की बात की जा रही है। लेकिन लद्दाख की जो मांगे हैं, जो 4 पॉइंट एजेंडा है, वो जो है मुख्य तौर पर उस पर बातचीत हुई है। इनको छोड़ने की भी बात कही गई है और कंपनसेशन देने की भी बात कही गई है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे, मुख्य मांगे थी, लद्दाख को 6 शेड्यूल मिले, सेफ गार्ड मिले, वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, स्टेटहुड की मांग जो है वो जो की गई थी और इसी तरीके से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मामला है उस पर बातचीत आगे बढ़े। बेसिकली सीधे तौर पर इसी पर बातचीत हुई है और आगे की मीटिंगों को ये लेकर कहा गया है कि बातें जो है गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने खूब अच्छे तरीके से सुनी है और इसके बाद एक बार फिर से जो है मीटिंग शेड्यूल की जाएगी। खुर्रम, ये निकलकर सामने आया कि इतना वक्त क्यों लग गया बातचीत करने में? क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से बार बार तारीखें दी जा रही थी लेकिन उन्हें एक्सटेंड किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार अब मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, कह भी रहे थे कि सब कुछ ठीक निकलेगा, लेकिन बात वहीं फंस जाती है कि इतना समय क्यों लगा दिया गया? फिर 24 सितंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद 25-26 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई थी, बिल्कुल इसी तरह की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वो मीटिंग थी जैसी आज मीटिंग है। लेकिन क्योंकि लेह में 4 लोगों की मौत हो गई थी और वहां पर फिर पुलिस एक्शन शुरू हो गया, उसके बाद जो गतिरोध था वो शुरू हो गया। लेह अपेक्स बॉडी ने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक सरकार की तरफ से जो एंटी नेशनल वाला इशू है, जो फॉरेन फंडिंग वाला इशू है, फॉरेन कनेक्शन वाला इशू है, इन तमाम चीजों को लेकर लेह अपेक्स बॉडी पीछे हट गई थी और उसके बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो लोग दिल्ली आए हुए थे उन्हें भी कहना पड़ा कि वो भी सरकार के साथ बातचीत नहीं करेंगे। 25-26 तारीख की मीटिंग ही नहीं बल्कि 6 अक्टूबर की मीटिंग भी जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग थी जिसमें सीधे तौर पर बातचीत होनी थी, वो मीटिंग भी नहीं हो सकी थी क्योंकि माहौल उस तरीके का हो गया था। अभी जब क्योंकि लेह में देखें या करगिल में देखें इंटरनेट बंद था, धारा 163 वहां पर बीएनएस की वो लगी हुई थी, तो अब तमाम चीजें धीरे धीरे सेटल हुई हैं, तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है, एक दूसरे पर भरोसा आया है और अब ये है कि क्योंकि अगर कोई भी मसले का हल निकलना है वो बातचीत से ही निकलना है। अब तक लद्दाख को अगर रिजर्वेशन का मसला हल हुआ है, जॉब्स के लिए एक पॉलिसी बनी है, डोमिसाइल का इशू हल हुआ है, तो ये सब बातचीत के लिए हुआ है और ये बातचीत के मसले को, इस चीज को, इस पॉलिसी को लद्दाख के लोग समझते हैं, इसी वजह से वो राजी हो गए बातचीत करने के लिए। हालांकि उन्होंने अपनी मांगे जो थी वो मांगे रखी, सरकार ने उनको सुन लिया है, लेकिन फिलहाल कोई आश्वासन नहीं दिया है। सरकार उस पर आने वाले वक्त में उस पर फैसला ले सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए खुर्रम। तो देखिए, ये मीटिंग होनी थी और उसके बाद कुछ सकारात्मक नतीजे निकलकर सामने आए हैं। पहले से ही ये कहीं ना कहीं मान के चला जा रहा था कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही रहेगा और ऐसे में आखिर में हुआ, लेकिन कुछ अहम मुद्दे थे जो
स्टेटहुड का मुद्दा है, छठी अनुसूची में डालने का मुद्दा है, और 2 लोकसभा सीटों का, साथ ही साथ मुआवजे की मांग, जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, ये तमाम बातें सांसद हनीफा जान की तरफ से भी रखी गई, केडीएफएक्स बॉडी के सदस्यों की तरफ से भी रखी गई, और अब उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जल्द इस मामले में जवाब आएगा, और जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। लगातार बातें होती रहेंगी, बैठकों का दौर जारी रहेगा और लगातार आप तक हर सूचना पहुंचाई जाएगी।